चलिए, ठीक है। एजुकेशनल लाइव क्लास में आप सब किसी का स्वागत है। बड़ी आप लोगों को वेट करना पड़ा, इसके लिए हम लोग खेद प्रकट करते हैं, क्योंकि टेक्निकल कुछ इशू था जिसकी वजह से हम लोग लेट हुए। हालांकि हम लोग उसी वक्त से कोशिश कर रहे थे कि हम लोग इसे ठीक कर ले, और शायद हम लोग कर लिए, लेकिन थोड़ा समय में हम लोग जो टाइम था उस टाइम पर नहीं आ पाए, है ना, टेक्निकल इशू के कारण। और अब हम लोग शुरू करते हैं साइंस का। हम लोग का साइंस का आज हम लोगों का दूसरा सेट होगा, ठीक है। यहाँ से हम लोग शुरू कर रहे हैं। साइंस का 5वां डे है, लेकिन ये इसका दूसरा साइंस का क्लास है, जिसमें हम लोग 10th क्लास के MCQ करेंगे, है ना। और आप लोग कमेंट करके एक बार बता दीजिए क्या साउंड और वीडियो क्वालिटी ठीक है, या कुछ अगर है तो आवाज़ में अगर समस्या है तो बताइएगा, और वीडियो क्वालिटी बता दीजिए। सर मैथ का नहीं होगा, मैथ का होगा, आज साइंस का था, इसीलिए हम लोग साइंस शुरू किए हैं। कल हम लोग फिर कर लेंगे उसको। आज इतना लेट हो गया, हाँ लेट हो गया, बताएं तो टेक्निकल इश्यू था जिसकी वजह से लेट हो गया। चलिए अब शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। तो प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम होते हैं। आपको पिछला क्लास में भी बताए थे, प्रकाश के परिवर्तन और अपवर्तन। जब भी कहे प्रकाश के परिवर्तन और अपवर्तन तो याद रखना है इसका 2 नियम होते हैं। मैंने बताया था कि एक समतल दर्पण होता है ना, प्लेन मिरर जिसको बोलते हैं, और इस प्लेन मिरर पर एक क्वेश्चन किरण, आपतित किरण फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट करता है परावर्तित किरण, तो यहाँ पर एक अभिलंब बनता है ना, ये अभिलंब बनता है, और इसको कौन किरण बोलते हैं? आपतित किरण। आपतित किरण समझिए, इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। और ये किरण क्या करता है, इसको जब प्रकाश इधर से आता है तो इसको रिफ्लेक्ट कर देता है ना। और ये समतल दर्पण होता है, तो इसके एगो यहाँ पर कोण बनता है, कोण I और कोण R। तो वही होता है आपतित किरण और परावर्तित किरण, है ना। आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक समतल में होता है, और कोण I बराबर कोण R। तो ये 2 नियम होते हैं, आपको ये याद होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक तो प्रकाश का परिवर्तन का नियम और एक प्रकाश का अपवर्तन का नियम। क्या चीज का नियम? अपवर्तन का नियम, है ना, अपवर्तन का नियम। एक प्रकाश के परिवर्तन का नियम, एक अपवर्तन का नियम। ये दोनों बात ध्यान में रखना है, और इसका कितने होते हैं? तो 2 होते हैं, ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? लगभग याद रखना 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है, यानी ऐसे कहें तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। यानी प्रकाश की चाल जो निर्वात में होता है वह होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, या आप ऐसे कह सकते हैं 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। इतना आप ले सकते हैं। बिजली जो होता है, करंट जो होता है, इलेक्ट्रिसिटी, उसका भी स्पीड जो होता है लगभग 3 लाख किलोमीटर ही होता है। इसमें छूट गया है किलोमीटर प्रति सेकेंड, 3 सब वही ऑप्शन है, ठीक है। आप कोई मान लीजिए यहाँ लिख भी दिया है यहाँ, ठीक है, इस ऑप्शन ने गड़बड़ कर दिया है। सब 3 × 10⁸ किलोमीटर प्रति सेकेंड होगा इसका सही आंसर। यहाँ से कुछ क्वेश्चन पूछेगा, जो 1-2 प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न ये पूछता है
कि बताइए निर्वात की अपेक्षा, है ना, हवा में प्रकाश की चाल अधिक होती है या कम होती है? तो निर्वात की अपेक्षा हवा में प्रकाश की चाल थोड़ी कम होती है, क्योंकि हवा में प्रकाश जब आता है तो थोड़ा रिफ्लेक्ट होता है, लेकिन निर्वात में वहां पर यानी ब्रह्मांड में कोई वहां पर हवा या कोई वायुमंडल नहीं होने के कारण वहां पर रुकावट प्रकाश का नहीं होता है, इसीलिए वहां 3 लाख से अधिक प्रकाश की चाल होती है किलोमीटर प्रति सेकेंड, और हवा में थोड़ा कम हो जाता है, 2,99,900 कुछ किलोमीटर होता है, तो इसे अप्रॉक्स ले लिया जाता है 3 लाख किलोमीटर। और निर्वात में 3,09,000 कुछ किलोमीटर होता है, तो उसको अप्रॉक्स में कहा दिया जाता है 3 लाख किलोमीटर। यहाँ से बिहार बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि बताइए निर्वात की अपेक्षा हवा में प्रकाश की चाल कम होती है, अधिक होती है? उसके बाद तो और भी ऑप्शन रहता है, इनमें से कोई नहीं, तो याद रखना है कि क्या होती है, कम होती है। और दूसरा फिर प्रश्न पूछा है कि बताइए हवा की अपेक्षा निर्वात में क्या होती है? तो अगर हवा के देखा जाए अपेक्षा तो निर्वात में अधिक होती है। ठीक है, ये बात ध्यान में, अगर ध्यान रखिएगा निर्वात इसके अपेक्षा करें हवा में तो कम, तो क्या करना है, कम। और हवा की अपेक्षा करें, हवा की अपेक्षा निर्वात में कहे तो याद रखना है अधिक। यहां से ऑब्जेक्टिव पूछ चुका है बिहार बोर्ड में। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? देखिए यहाँ क्वेश्चन आ ही गया, यहाँ देखिए लिखा है निर्वात में, हवा में, पानी में, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा इसका सही आंसर? पे अभी बताएं हम कि हवा से भी ज्यादा, सबसे ज्यादा प्रकाश की चाल किसमें होती है? निर्वात में, क्योंकि वहां कोई वायुमंडल नहीं होता, कोई, है ना, प्रकाश को रोकने के लिए, रिफ्लेक्ट करने के लिए कोई चीज नहीं होता है, इसलिए प्रकाश वहां पर काफी तेजी से निकल जाती है। और हवा में थोड़ा बहुत होता है, और पानी में तो आप जानते हैं कि प्रकाश की चाल कितनी होती है। एक बात देख लीजिए, प्रकाश की चाल अगर मैं पानी में कहें तो 2 लाख, है ना, 25,000, 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है ना। और आपको यहाँ पर कांच में 2 लाख के करीब में होता है। ठीक है, और आपको हवा में प्रकाश की चाल 3 लाख और निर्वात में भी प्रकाश की चाल 3 लाख होती है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अगला है प्रकाश किस प्रकार के तरंग है? क्या अनुदैर्ध्य तरंग है, यांत्रिक तरंग है, ध्वनि तरंग है, या विद्युत चुंबकीय तरंग है? तो मेरे भाई यहाँ से क्वेश्चन एक आएगा, आपको ध्यान से समझना है। अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य तरंग में बहुत दिक्कत होती है, याद रखिएगा। अनुप्रस्थ तरंग होता है, एक अनुदैर्ध्य तरंग होता है। अनुदैर्ध्य तरंग होता है। मैं आपको बता दूं, ये अनुदैर्ध्य तरंग जो होते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ अनुदैर्ध्य तरंग ये जो होते हैं आपको, ये ध्वनि में होते हैं। किसमें होते हैं? ध्वनि, यानी साउंड, आवाज में। ये अनुदैर्ध्य तरंग किसमें आते हैं? ध्वनि में आते हैं। और अनुप्रस्थ तरंग जो होते हैं ये आपको कहाँ आते हैं? तो याद रखना है, यहाँ पर प्रकाश की किरण की तरंग कौन है? यांत्रिक तरंग, ध्वनि तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग या यांत्रिक तरंग। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कौन तरंग है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। कौन तरंग है? विद्युत चुंबकीय, क्योंकि विद्युत चुंबकीय तरंग भी अनुप्रस्थ तरंग है। और दाब, ध्वनि, ये जो तरंग होता है ये आपको कौन तरंग होता है? तो अनुदैर्ध्य तरंग होता है। और इसका एक खासियत समझिए, अनुदैर्ध्य तरंग जो होती है वह क्या करती है? सीधे एकदम 90 डिग्री, मतलब 0 डिग्री पर समांतर होती है, समांतर होती है ना। और आपको ये जो होता है 90 डिग्री पर लंबवत होती है अनुप्रस्थ तरंग। अनुप्रस्थ तरंग 90 डिग्री पर क्या होती है? लंबवत होती है। तो आपका सही आंसर इसका होगा सी, यानी विद्युत ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा जिसको पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, यानी गतिज ऊर्जा और आपको स्थित ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। इसी को शायद मैकेनिकल एनर्जी भी कहते हैं। ठीक है, तो ये इसका, हालांकि ये क्वेश्चन का आंसर विद्युत चुंबकीय तरंग होता है, विद्युत चुंबकीय तरंग होता है, क्योंकि ये अनुप्रस्थ तरंग होता है। और प्रकाश तरंग भी अनुप्रस्थ तरंग होता है। तो इसका सही आंसर ये होगा। अगर अनुदैर्ध्य तरंग जब भी आएगा तो आप समझिएगा अनुदैर्ध्य तरंग समांतर होगा, और ये ध्वनि और दाब
इसमें होता है अनुदैर्ध्य तरंग में। यांत्रिक ऊर्जा आपको मैंने बता दिया कि यांत्रिक ऊर्जा जो होता है वह गतिज ऊर्जा होता है और आपको स्थित ऊर्जा होता है। और ध्वनि तो मैंने बता ही दिया कि ध्वनि जो होता है तरंग वह अनुदैर्ध्य तरंग होता है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसी कार के अग्रदीप में, ये 2020 में खूब चर्चा में क्वेश्चन था बिहार बोर्ड में, पहला बार 2020 में पूछा, बच्चा इसमें कंफ्यूज हो गया। हालांकि इसका अग्रदीप तक का शुद्ध हिंदी लिख दिया था, हालांकि इसका इंग्लिश जो लिखा था वह सही लिखा था। इसका इंग्लिश होता है हेडलाइट। अग्रदीप का मतलब होता है, उसमें लिखा था जो इंग्लिश में हेडलाइट, कार के हेडलाइट के रूप में जो यूज होता है। तो आपको पता है कि जितना भी लाइट टर्च बनाने में जो दर्पण का उपयोग होता है, मिरर का उपयोग होता है, वो आपका अवतल दर्पण का उपयोग होता है। एक बार समझ लेंगे, ये टर्च बनाने में, सोलर कुकर में डॉक्टर द्वारा कान, नाक, आंख, गाल जितना भी चिकित्सा द्वारा होता है उसमें, और आपको पता है सोलर में भी इसका उपयोग किया जाता है। अवतल दर्पण का, हजामती दर्पण में भी इसका उपयोग किया जाता है। किसका? तो अवतल दर्पण को। यहाँ पर आप लोग इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? दो गो होता है जो आपको दर्पण जो होता है, मिरर जो होता है, टू टाइप्स के होता है, एगो कनकेव एगो कन्वेक्स, है ना। यहाँ उत्तल दर्पण है, ये क्या है? उत्तल। इसका आप जानते हो उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? साइड मिरर के रूप में किया जाता है, ठीक है। और इसको लैंप में भी किया जा सकता है। और ये समतल दर्पण का उपयोग एटीएम वाला घर में जो इधर से भी दिख जाए, और सबसे बड़ा इसका उपयोग जो बस, ट्रक, बड़ा गाड़ी होता है उसके सबसे बड़ा शीशा वाला जो होता है, जो इधर से, और मतलब आप ड्राइवर जिधर बैठता है उधर से, और फिर उधर से जो दिख जाता है, वह सबके सब उसमें जो उपयोग होता है समतल दर्पण का उपयोग होता है। बाइफोकल लेंस, तो ये आप जानते हैं कि इसका उपयोग हम लोग करते हैं नेत्र में। जब किसी का क्या बोलते हैं, दूरी और नजदीकी दोनों कम हो जाता है, तो उसमें जो इलाज किया जाए, जिसको जड़ा दूरदृष्टि दोष कहते हैं, तब उसका इलाज बाइफोकल लेंस से किया जाता है। ठीक है, आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा। थोड़ा देख लें कमेंट क्या कर रहे हैं। सोलर कुकर बनाने में, हाँ भाई, सोलर कुकर बनाने में किया जाता है सर। वफ बाइफोकल लेंस दर्पण क्या होता है? मैं तो बताया बाइफोकल लेंस, ये दर्पण जो होता है ना, इसका ही, हालांकि यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग गड़बड़ी होगा, यहाँ पर बाइफोकल लेंस उसी का उपयोग किया जाता है, ठीक है। मतलब नेत्र में वहाँ लेंस होना चाहिए था, बाइफोकल लेंस होना चाहिए था, इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। आपका डॉक्टर द्वारा जब नजदीकी और दूरी जब दोनों खराब हो जाता है, तब वहां पर इसी लेंस का उपयोग करके नेत्र का उपचार किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनते हैं। तो आप जानते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब जो होते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब, ये काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होते हैं। कैसा होता है? सीधा होता है। और इसी को आभासी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। और ये सबके सब सीधा होता है। कैसा होता है? सीधा होता है। क्या होता है? उल्टा और सीधा दोनों नहीं, उल्टा नहीं होता है, ये क्या होता है? सीधा होता है। कैसे होता है? सीधा होता है। चलिए कमेंट करके बताइएगा, थोड़ा शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुत कम लोग आज जुड़ पाए हैं, टाइम हम लोग ठीक नहीं कर पाए। ठीक है, इसका उपयोग काल्पनिक दर्पण का उपयोग, काल्पनिक दर्पण का उपयोग, काल्पनिक को ही हम लोग क्या कहते हैं? इसका काल्पनिक दर्पण प्रतिबिंब यानी उत्तल दर्पण में बनता है। उत्तल दर्पण में बनता है। कौन दर्पण में बनता है? उत्तल दर्पण में बनता है। किसका? तो आपको याद है, काल्पनिक प्रतिबिंब उत्तल दर्पण बनता है, जिससे हम लोग सीधा किसी वस्तु को देख पाते हैं। और काल्पनिक दर्पण का खासियत एक ये है कि इसे पर्दों पर उतारा नहीं जा सकता है। क्यों? वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दों पर उतारा जा सकता है, ना कि काल्पनिक। सिनेमा घर में आप काल्पनिक प्रतिबिंब का यूज नहीं कर सकते हैं, वहां पर वास्तविक प्रतिबिंब का उपयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है? देखिए, कुछ ऐसे भी होते हैं जो मात्रक विहीन होते हैं, जिनका कोई भी मात्रक नहीं होता है। जैसे आप जानते हैं लेंस का एसआई मात्रक डायऑप्टर होता है, ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है जूल होता है, ठीक है। आपको प्रतिरोध का एसआई मात्रक मालूम होगा, ओम होता है। उसके बाद आपको विद्युत का
एम्पियर होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं राशियां जिसका एसआई मात्रक नहीं होता है, वो मात्रक विहीन होता है ना। तो इस तरह से आप इसका सही आंसर क्या मारेंगे, आवर्धन जो होता है इसका जो होता है एसआई मात्रक विहीन होता है, कुछ नहीं होता है इसका। ठीक है। न्यूटन आप न्यूटन के बारे में समझते हैं। इन्होंने सबसे पहले आपको क्या न्यूटन का प्रथम लॉ दिया था, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ। प्रथम लॉ में न्यूटन क्या पढ़ते हैं, परिभाषा को, डिफिनेशन को। दूसरा लॉ में इनका फॉर्मूला है और तृतीय इनका लॉ है जो संवेग, रॉकेट या बंदूक से छोड़ी गई गोली जो पहले पीछे तब फिर आगे होती है, तो ये संवेग के संरक्षण के सिद्धांत भी इसी पर आधारित है, न्यूटन के तीसरा गति नियम के। और जूल, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है। ठीक है, तो ये सबके बारे में मैंने डिस्कस कर दिया। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन। अच्छा, यहां से एक क्वेश्चन पूछेगा, आवर्धन जब कहता है एक बात याद रखना है, m बराबर मैग्निफिकेशन शायद होता है इसका इंग्लिश, और इसका होता है, ठीक है, आपको फॉर्मूला याद होगा, v बटा m बराबर v बटा u बटा v होता है, सॉरी u बटा v। अगर यही दर्पण में होता, लेंस में नहीं होता, तो इसका फॉर्मूला होता है मैग्निफिकेशन बराबर माइनस u बटा v। ठीक है, ये ध्यान में रख लेना है कभी कभी। और इस आवर्धन का मान प्लस में 1 होता है, याद रखना। कभी कभी ये 10th में पूछा हुआ है कि आवर्धन का मान कितना होता है, तो धनात्मक होता है, प्लस में 1 होता है। ये बात ध्यान में रखना, ये फिजिक्स से संबंधित क्वेश्चन है। कह रहा है किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। चलिए देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं पानी का अपवर्तनांक 1.33 होता है। अच्छा, यहाँ पर दिया हीरा, तो इसका होता है 2.4, 2.3, इस तरह बहुत सारा होता है। सबसे ज्यादा हीरा का अपवर्तनांक होता है। अपवर्तनांक निकालने का फॉर्मूला है, आप कह सकते हैं n बराबर n2 माइनस n1, यानी आप कह सकते हैं कि 3 लाख जो प्रकाश की चाल होता है उतना बट्टा जिसका पूछा जाए उतना से भागा किया जाता है, और जो प्राप्त होता है वही आपका क्या होता है, अपवर्तनांक होता है। ठीक है, सुन पा रहे हैं, आवाज क्लियर है, आपको समझ में आ रही होगी आशा करते हैं। मात्रक विहीन होता है, हाँ भाई संतोष, मात्रक विहीन होता है, वही बात मैंने लिखा। जूल, हाँ जूल ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक होता है। आप लोग पीछे चल रहे हैं अभी। ओम, हाँ ओम किसका होता है, विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है, एम्पियर। चलिए ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहां पर आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा, सबसे अधिक हीरा में का होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। यहां पे समझना है, कंफ्यूजन यहां पे होता है दर्पण में और लेंस में। यानी लेंस को तो इंग्लिश में लेंस बोलते हैं और दर्पण को मिरर बोलते हैं। तो यहां पर दिक्कत जो होती है, क्या होता है यहाँ पर, जैसे हम लोग अवतल दर्पण, तो इस अवतल दर्पण को दर्पण में जब पढ़ते हैं तो इसको कहते हैं अभिसारी दर्पण। ठीक है, और दूसरा उत्तल दर्पण। जब उत्तल दर्पण होता है तो इसे कहते हैं अपसारी दर्पण। लेकिन जब यही लेंस में जाता है, अवतल यहां पर जुटेगा लेंस, अवतल लेंस, तो यहां पर याद रखना, लेंस में जब जाएगा मेरे भाई तो यही उल्टा हो जाता है। यही मैं समझाने के लिए चालू लिख रहा हूं। अब हो जाएगा ये अवतल लेंस बन जाएगा अपसारी, देखो तो बदल रहा है, जबकि उत्तल में था, अभिसारी लेंस बन जाएगा, ये उल्टा हो जाता है। और ये आपको अगर उत्तल में जाएगा, उत्तल लेंस में जाएगा, तो ये मेरा भाई ये जो बदल जाएगा आपका, ये हो जाएगा अभिसारी लेंस हो जाएगा। देखिए दर्पण और लेंस में यही अंतर होता है, दर्पण और लेंस में यही अंतर होता है कि दर्पण में जब होता है तो अवतल को अभिसारी कहते हैं, उत्तल को अपसारी कहते हैं। लेकिन जैसे लेंस में जाता है तो अवतल लेंस के उल्टा हो जाता है, उत्तल वाला अवतल में आ जाता है और अवतल वाला उत्तल में चला जाता है। देखिए तो ये उत्तल में क्या था, अभिसारी, जबकि यहाँ अवतल में आ गया अभिसारी। उत्तल लेंस में
पहले क्या था, अभिसारी, अब क्या अपसारी था, अब क्या आ गया, अभिसारी। तो यही चीजें हैं, याद रखना। ये क्वेश्चन क्या चीज में पूछा है, लेंस में पूछा है। तो लेंस में पूछा है तो अभिसारी लेंस, तो अभिसारी लेंस देखिए, तो लेंस में मैंने लिखा है इसको कहते हैं, उत्तर को कहते हैं, कहीं ऑप्शन है सी में है तो इसको उड़ा दीजिए, ठीक है। अवतल का नाम बता दिए कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपसारी, इनमें से कोई ऑप्शन होगा नहीं। समतल दर्पण को समतल लेंस, ये तो कुछ ये समतल ही होता है, ठीक है। समतल दर्पण वैसे दर्पण को कहते हैं जिसका परिवर्तन सतह समतल हो, उसे समतल दर्पण कहते हैं। अच्छा, इस सब का एक बार डिफिनेशन भी मैं बता दूं। अवतल लेंस किसे कहते हैं, उत्तल लेंस किसे कहते हैं, एक बार यहाँ क्लियर करा दूं, शायद आपको लेंस भी एक बार बता दूं। लेंस किसी पारदर्शी पदार्थ के टुकड़ा होता है जो किसी ज्यामितीय आकृति से गिरा होता है, उसे क्या कहते हैं, लेंस। क्या कहते हैं, लेंस। और लेंस जो होता है दो प्रकार के होता है, एक उत्तल लेंस, एक अवतल लेंस। ये जो होता है, ये चित्र जिसके बीच में पतला और किनारा मोटा, उसे हम कहते हैं अवतल लेंस। कौन लेंस कहते हैं, अवतल लेंस। यानी बीच में पतला होगा, किनारा मोटा होगा, उसे अवतल लेंस। और जो बीच में मोटा और किनारा पतला हो, उसे कहते हैं उत्तल लेंस, ठीक है। कोई दिक्कत, यहां तक बात समझ में आ गई होगी। अब यहां से हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, शब्दकोश को छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए किस लेंस का उपयोग करना पसंद करेंगे। कह रहा है अपसारी लेंस को या 20 सेंटीमीटर अवतल लेंस को कौन करेंगे हम लोग, कमेंट करके बताइए तो थोड़ा। क्या लिख रहे हैं जी, समझ में आ रहा है, कौन लेंस का उपयोग करेंगे। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, तब तक मैं आगे बढ़ता हूं, नहीं तो टाइम ज्यादा लग जाएगा। देखिए अपसारी लेंस, अभी मैंने उधर बता के आया कि ये अपसारी लेंस कौन हो जाएगा, तो अपसारी लेंस अवतल हो जाएगा, ठीक। यहां पर 20 सेंटीमीटर अवतल लेंस नहीं, क्या 5 सेंटीमीटर उत्तल लेंस, 3 सेंटीमीटर समतल लेंस, या 5 सेंटीमीटर अवतल लेंस। तो मेरे बात समझो ना, तो समतल लेंस के उपयोग करते हैं ना अवतल के करते हैं, नहीं है यहाँ, ये अवतल होगा, ये अवतल होगा। इसका सही आंसर 5 सेंटीमीटर उत्तल लेंस। उत्तल लेंस को कोई भी चीज को देखने के लिए किया जाता है, छोटे अक्षरों के बड़ा करने के लिए किया जाता है। और एक इस क्वेश्चन में देखिए लॉजिक क्या था, ये भी अवतल था, सोचिए यहां भी अवतल था, तो ये अवतल अवतल ऐसे भी समझ में आई, समतल समतल तो होगा ही नहीं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाता, सी। आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। और यहां पर आपको, और जो आप ये मुझे बताइए कमेंट करके, जो रोड में लैंप के रूप में उपयोग किया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, रोड लैंप बोलते हैं, वो कौन सा दर्पण या लेंस का होता है, थोड़ा कमेंट करके बताइएगा, फिर आगे मैं बताऊंगा। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन छोड़ रहे हैं, आगे बताऊंगा। कह रहा है एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता ज्ञात कीजिए। अच्छा, ये न्यूमेरिकल है, चलिए इसको समझते हैं। सबसे पहले क्षमता ज्ञात करना है, इसको पावर बोलते हैं ना। इसकी फोकस, यानी फोकस को फोकस से बोलते हैं। फोकस दूरी कितनी है, तो 20 सेंटीमीटर है। फॉर्मूला होता है इसका P बराबर 1/f, P बराबर 1/f। P के P हो गया, तो पावर नहीं मालूम, पावर ही तो निकालना है, क्षमता ही तो निकालना है। फोकस दूरी मालूम है, कितना है फोकस दूरी, तो 1, और ये कितना मालूम है 20। आप जानते हैं कि ये सेंटीमीटर, ये मीटर में है और ये सेंटीमीटर में है, तो इसे मीटर में बदलना पड़ेगा। तो बदलने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, इसको 100 करना पड़ेगा मेरे भाई, इसको 20 से भागा दे दीजिए, 20 बचे 100, 5 हो जाएगा, तो P बराबर क्या हो जाएगा 5। लेकिन ये तो आपको क्या चीज में हो गया, सेंटीमीटर में, लेकिन हमें चाहिए कथी आंसर में, आंसर जो चाहिए आपको क्या चीज में चाहिए, 5 डाइऑप्टर, ठीक है। ये 100, हाँ ठीक है, 20 से कट गया, 20 बचे, क्योंकि 20 है, ये 100 होता ही है, तो 20 बचे, दोनों सेंटीमीटर मीटर में आ जाएगा, ये मीटर में आ जाएगा, ठीक है, हाँ मीटर में आ जाएगा, क्योंकि सेंटीमीटर बदल दिए, तो 20 बचे 100, 5। इसको आपको बताए हैं, पावर जो होता है, शक्ति होता है लेंस का, वो डाइऑप्टर में होता है, तो 5 डाइऑप्टर हो जाएगा। कितना डाइऑप्टर हो जाएगा, 5 डाइऑप्टर को मीटर में भी मापा जाता है, कभी कभी डाइऑप्टर ना देकर मीटर भी दे सकता है, तो ध्यान में रखना, डाइऑप्टर ना दिया हो तो उसे मीटर में समझ लेंगे, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ऐसे एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा।
अगला प्रश्न, प्रतिरोध की व्याख्या किस नियम से होती है? क्या जूल के नियम से होता है, न्यूटन के नियम से होता है, ओम का नियम से होता है, या फ्लेमिंग का नियम से होता है? ठीक है, इसको समझते हैं। सबसे पहले क्या जूल जो होता है इससे हम लोग ऊर्जा को मापते हैं। अच्छा, ऊर्जा जो होता है यूनिट में मापा जाता है, जो हम लोग के घरों में आता है उसे हम लोग ऊर्जा में मापते हैं। आप जानते हैं कि डब्लू किलोवाट घंटा होता है ना, के डब्लू है ना, किलोवाट घंटा क्या होता है? किलोवाट घंटा। तो इसको बदलना हो जूल में तो सबसे पहले आपको पता है किलो का मतलब क्या होता है? 1000। ये डब्लू जो होता है ये आपको जूल में बदल जाता है, ठीक है। घंटा मतलब क्या होता है? 60। ये जूल में बदलता है डब्लू तो सेकेंड भी आ जाता है, जूल बटा सेकेंड हो जाता है, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं हम, जूल बटा ये भी तो टाइम है 60 है तो सेकेंड में हो जाएगा। क्या करते हैं इसको हम, ये सेकेंड से सेकेंड को काट देते हैं, ये बचेगा 1000 गुने जे जूल और गुने 60। अब हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं इसको कि ये 6 हो जाएगा उधर, ठीक है, 6 ये हो जाएगा 6, और यहाँ पर इसको लिख सकते हैं एक इधर 0 1 2 3 1 2 3 1 4, तो ऐसे भी लिख सकते हैं 1 2 3 4, कितना हो जाएगा? 4। यहाँ पर कुछ गलती हो रहा है, किलोवाट घंटा 1000 हो गया, जूल सेकेंड हो गया, ये यहाँ पे हो गया सेकेंड, ठीक तो है। ये 1000 से करेगा, ये 60 से करेगा 1 मिनट, तो ये 10 के पावर कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 4, कितना हो जाएगा? 4। 6 गुने 10, थोड़ा इसमें अच्छा रुक जाइए, एक बार ये मिस्टेक हो रहा है, इसको देख लेंगे हम थोड़ा देर में, ठीक है। एक बार इसको देख लेते हैं, इसका सही क्या पूछा है? प्रतिरोध की व्याख्या नियम से होती है, किसकी? न्यूटन का, ओम का, या फ्लेमिंग का? फ्लेमिंग का तो आप नियम पढ़े होंगे, दाएं हाथ नियम, बाएं हाथ नियम, है ना। और उसके बाद ओम का नियम, ओम का नियम आपने पढ़ा होगा चरता आपके लिए, तो ये भी पढ़े होंगे, और न्यूटन के नियम तो आप पढ़े होंगे फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, ठीक है। इसमें पूछा है प्रतिरोध के नियम किससे संबंधित है, तो प्रतिरोध का नियम ओम से संबंधित है, जो मैंने यहाँ पे आंसर टिक कर दिया। किससे संबंधित है? प्रतिरोध का क्या होता है? ओम होता है। प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है? ओम। तो ये किससे संबंधित है? ओम से संबंधित है। ये मैं थोड़ा सा मिस्टेक कर रहा हूँ, पता ना कहाँ, कोई कमेंट करके, क्लास में मैंने बताया था, एक बार बता सकते हैं आपको कमेंट करके अगर आपको याद है। अगला, तार की मोटाई बढ़ने पर उसका प्रतिरोध क्या होता है? घटेगा, बढ़ेगा, अपरिवर्तनीय रहेगा, अनंत होगा। अगर तार आप जब मोटा लाइएगा तो जितना ही तार की मोटाई होगी तो प्रतिरोधकता उतना ही ज्यादा उत्पन्न होगा। उसमें क्या उत्पन्न होगा? प्रतिरोधकता। तो यानी उसकी क्या पूछ रहा है? प्रतिरोधकता क्या होगी? तो भाई प्रतिरोधकता उसकी बढ़ जाएगी, ना कि घट जाएगी। क्या हो जाएगी? प्रतिरोधकता बढ़ जाएगी। जितना ही मोटा तार होगा उसकी प्रतिरोधकता उतना ही क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अच्छा, वो प्रतिरोध था, सॉरी, ये क्या था? प्रतिरोध था, प्रतिरोध, सॉरी एक मिनट, हम प्रतिरोधकता पढ़ रहे हैं, सॉरी। यहाँ पर देखिए, सॉरी ये गलती हो गया क्योंकि हमने इसको क्या पढ़ दिया, ये प्रतिरोध है, प्रतिरोधकता और प्रतिरोध में अंतर है, ये दोनों अलग शब्द हैं, ठीक है। प्रतिरोध कहेगा तब ये घट जाएगा, प्रतिरोध कहेगा तब घट जाएगा, है ना। अब प्रतिरोधकता कहेगा तब बढ़ जाएगा। प्रतिरोध एक बार और सुन लीजिए, तार की मोटाई बढ़ने पर उसकी प्रतिरोध क्या होगा? तो प्रतिरोध घटेगा। तार की अगर मोटाई हो जाए, मोटा हो जाएगा तब प्रतिरोध उसका घट जाएगा। लेकिन अगर ये क्वेश्चन अगर आए कि प्रतिरोधकता के SI मात्रक क्या होता है, तो आपको बताना है प्रतिरोध का पूछता, प्रतिरोध का SI मात्रक पूछता तो आप बताते ओम होता है। लेकिन प्रतिरोधकता पूछा है तो प्रतिरोधकता के SI मात्रक ओम
प्रतिरोधकता का SI मात्रक जो होता है ओम मीटर होता है। यही ध्यान में रखना, ये बहुत VVI क्वेश्चन है, यहाँ बच्चे फंस जाते हैं अधिकतर, या तो प्रतिरोध वाला मार देते हैं, सीधे वो देखते हैं प्रतिरोध से संबंधित है, प्रतिरोध है तो वो मार देते हैं, जबकि ये गलत है। प्रतिरोध है तो इसका सही आंसर ओम होगा, है ना, और प्रतिरोधकता है तो ओम मीटर होगा। क्या होगा? ओम मीटर होगा। ये बात ध्यान में रखना होगा, ठीक है। वोल्ट किसका SI मात्रक होता है? तो आप पढ़े हैं विभुआ और विभुआंतर। विभुआ और विभुआंतर का SI मात्रक जो होता है वो वोल्ट होता है। विभुआ और विभुआंतर का SI मात्रक जो होता है वोल्ट होता है। क्या आप समझ पा रहे हैं? विभुआ और विभुआंतर, हाँ कोई बनाकर भेजा, संतोष कुमार भेजे। अच्छा 3.6 गुने 10 के पावर 6, तो 1000 हो गया। किसको फिर बदले हैं? अच्छा 6 को बदले हैं, तो उसमें भागा कितना से किए हैं आप? फिर अच्छा बताइएगा उसको, ठीक है। आप जो बता रहे हैं एकदम सही है, यहाँ पर ये जो बता रहे हैं आप यहाँ पर ये एकदम सही है। 3.6 गुने 10 के पावर 6 होता है, एकदम सही आप बता रहे हैं। जो भी कमेंट कर रहे हैं एकदम सही कर रहे हैं, लेकिन इसकी लॉजिक जो होती है कैसे बनाया जाता है इसको थोड़ा बताते हैं, है ना। ये हमने बनाया था आपको ऑफलाइन में बताया था, तो मिस्टेक हो रहा है। विद्युतीय शक्ति का सही व्यंजक है। विद्युतीय शक्ति का सही व्यंजक कौन है? देखिए P बराबर V² बट्टा R, ऐसे है, सब ऑप्शन देख लीजिए, या P² बराबर V² बट्टा R, या ऑप्शन है यहाँ पे देखिए P बराबर V बट्टा R, या ऑप्शन है P बराबर V² बट्टा R²। इसमें पूछ रहा है, ऑप्शन ऐसा है, ठीक है। तो P बराबर V² बट्टा R आप लोग तो पढ़े होंगे फॉर्मूला। P बराबर कहाँ है देखिए, तो P बराबर V बट्टा R², यहाँ पे है, सॉरी यहाँ पे है। P बराबर V² बट्टा R, कौन सा ऑप्शन में? देखिए P बराबर V² बट्टा R, यानी C नंबर ऑप्शन में है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। क्या हो जाएगा? C हो जाएगा, ठीक है। आगे की तरफ देखिए, आज ज्यादा नहीं कराएंगे, बस 20 को कराकर छोड़ देंगे, क्योंकि अब रात ज्यादा हो चुका है, इसीलिए हम लोग लेट हो चुके हैं, इसीलिए, ठीक है। C होगा, हाँ बहुत अच्छा C होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। द्विसूचक में विक्षेपण किसके परीक्षण में दिखा था? तो ये ओरेस्टेड में दिखा था। इसने ही, ओरेस्टेड ने ही अपना प्रयोग किया था, जो चुंबक का किया था, जिसमें आपको बताए थे ओरेस्टेड का प्रयोग साउथ पोल और नॉर्थ पोल के बारे में, ये सारे चीज आपसे बताए हैं। न्यूटन के जानते हैं, 3 गो नियम है। प्रथम डिफिनेशन देता है, दूसरा सूत्र देता है, और तीसरा जो नियम होता है न्यूटन का, वो आपको क्या चीज देता है? तो आपको पता है संवेग के संरक्षण सिद्धांत को नियम देता है। फ्लेमिंग का बताए थे आपको कि फ्लेमिंग जो है इसकी जो दाएं हाथ नियम बाएं हाथ नियम आपने पढ़े होंगे। मैक्सवेल का भी आपने पढ़ा होगा हाथ नियम, ठीक है। अगला प्रश्न, पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपण हो जाता है, चुंबक क्षेत्र की दिशा क्या होगी? दक्षिण की ओर होगी, या ऊर्ध्वमुखी होगी, या ऊपरी मुखी होगी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऊपरी मुखी होगी। क्या होगी? ऊपरी मुखी होगी, है ना। कैसी होगी? ऊपरी मुखी होगी, ठीक है। अगला प्रश्न, परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। अगर संलग्न कहे, नाभिकीय संलग्न कहे, तो याद रखना मैंने बताया था आप लोगों को संलग्न और विघटन के बारे में। विघटन भारी जो परमाणु होते हैं, भारी परमाणु टूटते हैं, इसमें भारी परमाणु टूटते हैं, और इसमें हल्का परमाणु टूटते हैं, है ना। मतलब ये मतलब विखंडित होते हैं, याद रखना। ऊर्जा संरक्षण जानते हैं, न्यूटन का तीसरा नियम संवेग के संरक्षण का सिद्धांत है।
तो इसमें कह रहा है परमाणु किस पर आधारित होता है, तो परमाणु बम जो भी होता है विखंडन पर आधारित होता है। मैंने कहा था सौर थी आपको सौर ऊर्जा ये सब किस पर आधारित है, तो संलग्न पर आधारित है। अब बम किस पर आधारित है, तो विखंडन पर आधारित है। ये बात हमने आपको बताया था कि बम किस पर आधारित होता है, तो बम विखंडन पर होता है, और बाकी सौर ऊर्जा ये पवन ऊर्जा मैंने जो बताया था वो किस पर होता है, तो संलग्न पे होता है, जो आपको ईंधन के रूप यूज होता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा जौ मात्रा ऊर्जा का स्रोत का उदाहरण नहीं है। लकड़ी ऊर्जा, ये जौ मात्रा, गोबर गैस जौ मात्रा या नाभिकीय ऊर्जा, क्या होगा इसका आंसर, तो इसका होगा सही अर्थ होगा कि इसका उपयोग आप नहीं करते हैं। लकड़ी का तो करीब कर देते हैं, गोबर गैस का और ये, लेकिन इसमें पूछा नहीं होता है ऊर्जा का स्रोत का उदाहरण नहीं है, तो ये ऊर्जा का स्रोत का उदाहरण अभी नहीं है नाभिकीय ऊर्जा। बाकी ये तो सब है, तो जो नहीं है वही आंसर हो जाएगा। चलिए ये कितना तक हो गया, 20 तक हो गया। आज की क्लास हम यहीं तक रोकेंगे, फिर हम लोग कल जुड़ेंगे, और कल जुड़कर कल 7 बजे से, देखिए थोड़ा बहुत टेक्निकल इश्यू हो जाती है कभी कभी, तो आप लोग थोड़ा वेट कीजिए। आज सबका नाम पढ़ देते हैं जो जो अभी तक लाइव है। सबसे पहले है सचिन कुमार है, सोनू चौरसिया है, अमृता है, अरविंद शाह है, सोनू चौरसिया है, किलर है, राजेश शाह है, सोनू चौरसिया, एमडी प्रिंस सवारी है, आयुषी सराफ और सोनू चौरसिया, सचिन, ये सब लोग, शकील अख्तर है ना, ये सब लोग प्रॉपर वे में कर रहे हैं कमेंट, बहुत अच्छा है ना, आप लोग जुड़े हुए हैं है ना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको मैं आशा करता हूं असलम राय, ये सब लोगों को कुछ ज्ञान जरूर मिल रहा होगा, और आपकी पढ़ाई में थोड़ा बहुत हेल्प जरूर हो रहा होगा। ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू जब आप लोग एग्जाम दीजिएगा तो आपको रहेगा। ये रोशनी चौरसिया, हाँ सभी लोग बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग देख रहे हैं और अभी तक पढ़ रहे हैं आप लोग जग कर, और इसी तरह से मेहनत करते रहिए सारी जल्दी। चलिए और फिर मिलते हैं हम, सर हम भी हैं, एकदम है, असलम राय एकदम सही, सभी लोग हैं, ठीक है। गुड नाइट सर, ठीक है, बहुत बड़ी सभी किसी, अब गुड नाइट है भाई, तुम लोग पढ़ो तक। अभी तो कितना बज रहा होगा, कितना बज रहा है जी, कमेंट करो तो कितना बज रहा है अभी। किलर ये वासिल है, 10 बजे तक चालू रखिए। 10 बजे तक चालू तो रखिए देते हैं हम, लेकिन सब बचा नहीं है, कल से हम बताते हैं सबको कि जुड़ जाए, तब हम लोग थोड़ा ज़्यादा करेंगे। 8:50 हो रहा है, तो बताओ 9 बज रहा है, तब तक सब भाग गया सब, ठीक है, इतना ही तक, फिर मिलते हैं कल, ठीक है। आप लोग अपना पढ़ाई कीजिए, क्योंकि हम लोग जो 20 क्वेश्चन हमने कराया आपको, उसमें 40 प्रश्न आपको देने के है ना, जुनैद भी है, मैंने 40 प्रश्न आपको देने की कोशिश किया है पूर्ण रूप से, है ना, सब कुछ बताने की कोशिश किया, हर क्वेश्चन को मैंने डिस्कस बेहतर तरीका से किया है, ताकि आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए, हर ऑप्शन को मैंने क्लियर किया है, ठीक है। मिथुन है सर, अच्छा बहुत अच्छा, मिथुन भी है तो ठीक है, ठीक है, चलिए बहुत अच्छा, फिर मिलते हैं, ठीक है, फिर मिलते हैं कल, गुड नाइट, ठीक है, जय हिंद जय भारत, फिर मिलते हैं कल, चलिए।